सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने ऑनलाइन लेक्चर के तहत, यूट्यूब लेक्चर के तहत उन मुद्दों को, उन विषयों को, या आप कह लीजिए सिविल सेवा परीक्षा में जीएस के उन विभिन्न विषयों को उठाते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिन और ज़्यादातर लोगों का या तो ध्यान नहीं जाता है या तो उसके लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है। आज हम अपना लेक्चर इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर केंद्रित कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत चीन संबंध यानी इंडिया चाइना रिलेशन। लेकिन इंडिया चाइना रिलेशन में हम लोग आज देखेंगे विवादित मुद्दे, संबंधों का इतिहास नहीं देखेंगे, संबंधों की वर्तमान प्रवृत्तियां। आज हमारा ध्यान जो रहेगा विवादित मुद्दे पर रहेगा और यह भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर चाइना भारत से इतना ज्यादा दुश्मनी क्यों रखता है। वैसे चाइना को एशिया का अजगर कहा जाता है और एशिया के अजगर के रूप में वह पूरे एशिया के देशों की ओर अपना एक प्रकार से साम्राज्य विस्तार करना चाहता। और देखिए, मतलब उसके जितने पड़ोसी देश हैं सबसे लगभग सीमा विवाद है, भारत से भी है, लेकिन भारत से कुछ ज्यादा है। ऐसा क्यों है? क्या वो भारत को प्रतिस्पर्धी समझ रहा है? क्या वह भारत को प्रतियोगी समझ रहा है? क्या वह भारत को अपना प्रतिद्वंदी समझ रहा है? क्या वह भारत को अपना दुश्मन समझ रहा है? क्या उसे लगता है कि भारत कहीं विकास के इस प्रक्रिया में हमसे आगे न निकल जाए? यह भी लग रहा है उसे यह भी लगता है कि जिस महाशक्ति बनने की प्रक्रिया की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूं, कहीं भारत से पीछे ना छूट जाऊं। यह भी एक बहुत बड़ा डर है। आखिर आज हम उन कार्यों का विश्लेषण करेंगे अपने इस लेक्चर के अंतर्गत जो यह सिद्ध करेंगी कि इंडो चाइना रिलेशन क्यों खराब है। देखने में ऐसा लगता है जैसे संघाई सहयोग संगठन होगा, भारत जाएगा, जिसमें चाइना मुख्य उसका नेतृत्व कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्तर का भी दौरा होता रहता है। इसके अलावा एक दूसरे के क्षेत्रों में जाकर कहीं चीन दिवस मनता है, कहीं भारत दिवस मनता है। मित्रता वर्ष भी बनाया गया। कई कारण किए गए। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच बिल्कुल नीरव शांति है या दोनों के बीच संवाद ही नहीं, संवादहीनता, ऐसा नहीं है, हो रहा है सब कुछ। फिर भी जो अंदर जहर दबा हुआ है चाइना के मन में, उसका कारण क्या है? आज हम इन्हीं कारणों का विश्लेषण करेंगे। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, इंटरनेशनल रिलेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जीएस के चतुर्थ पेपर जीएस सेकंड पेपर का जो एक भाग है, वो एक ऐसा लेक्चर है, वो एक ऐसा टॉपिक विषय है जिसके लिए आपके गहन अध्ययन की आवश्यकता। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन की प्रवृत्तियों को भी आप जानिए। इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। चाइना की अपनी प्रवृत्ति क्या है, रसिया की अपनी प्रवृत्ति क्या है, अमेरिका की अपनी प्रवृत्ति क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की अपनी प्रवृत्ति क्या है, मिडिल ईस्ट के देश क्यों अशांत रहते हैं। मिडिल ईस्ट के देश जो मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया, वो अशांत क्यों है? और सबसे अशांत क्षेत्र वहां है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष का मूल कारक। जैसे आप इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ रहे हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में आपको कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। आप इन पृष्ठभूमियों को पढ़ें।
केवल ये ना जाने कि आज का वर्तमान प्रवृत्ति संबंधों का क्या है। आज की जो वर्तमान प्रवृत्ति संबंधों की दिख रही है, इसका मूल कारण इसकी पृष्ठभूमि है। जैसे भारत पाकिस्तान जड़ से दुश्मन है। जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान का जन्म हुआ, तभी लगभग कई लाख लोग मारे गए। जब ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दोनों देशों के बीच हुआ, तो बताइए, जिस देश का जन्म हिंसा के माध्यम से हो रहा हो, जिस देश का जन्म सांप्रदायिकता के माध्यम से हो रहा हो, जिस देश का जन्म ही नींव ही धूर्तता और मक्कारी पर रखा गया हो, वह देश जिस देश से अलग हुआ उसका कभी मित्र हो सकता है? नहीं हो सकता। ये जड़ आपको जानना पड़ेगा। तो आज हम भारत और चीन के संबंध में जो विवाद के मुद्दे हैं, आज हम उनको देखेंगे, क्योंकि ये मुद्दे ही आपको मेंस में लिखने में और इंटरनेशनल रिलेशन को, भारत और चीन के बीच जो संबंध है उनको समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। तो आज अपने इस लेक्चर के तहत हम लोग यही देखने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, मैंने आपको ये बार बार बताया है कि हमारा मूल उद्देश्य है विषयों से आपका जुड़ाव पैदा करना। हम लोग का लेक्चर कोई अन्य एग्जामों की परीक्षाओं की तरह कोई इंटरेस्टिंग लेक्चर नहीं होगा। यह आपके लिए महत्वपूर्ण लेक्चर होगा, आपके जीवन निर्माण का लेक्चर होगा, आपके एग्जाम को बीट करने का लेक्चर होगा। तो इसी के तहत आज देखते हैं भारत चीन संबंध में विवादित मुद्दे। पहला जो विवादित, देखिए, संबंधों का इतिहास तो बहुत पुराना है, दोनों का हजारों वर्ष पहले। जैसे भारत अपना प्राचीन इतिहास रखता है, वैसे चाइना भी अपना प्राचीन इतिहास रखता है। भारत में देखिए बड़े बड़े बौद्ध यात्रियों का आगमन हुआ, चाहे वो फाहियान हो, चाहे वो हुएनसांग हो, चाहे वो इत्सिंग हो, चाहे वो सुंगयुन हो। बहुत सारे चीनी यात्री भारत आए बौद्ध धर्म की खोज पर। निश्चय ही बौद्ध धर्म भी भारत और चीन के बीच एक मधुर संबंध बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत को पश्चिम का स्वर्ग कहा जाता है, गुरु देश कहा जाता है। एक जमाने में यह भी कहावत था कि जब चाइना में लोग प्रार्थना करते थे ईश्वर से, तो प्रार्थना करते थे कि हे ईश्वर, अगला जन्म भारत में देना, हे ईश्वर, अगला जन्म भारत में देना। आज की क्या प्रवृत्ति वो छोड़ दीजिए। एक जमाना था जब भारत को गुरु देश या पश्चिम का स्वर्ग चाइना में कहा जाता था, और प्रार्थना करने वाला ईश्वर से जो व्यक्ति प्रार्थना करता था, वो कहता था हे ईश्वर, अगला जन्म भारत में देना। क्या ऐसी घटनाएं घट गई कि वह देश जो भारत को गुरु देश मानता है, वो आज का भारत का नंबर 1 दुश्मन बन गया। बाह्य रूप से देखने में भले ऐसा लग रहा हो कि वो भारत का इतना बड़ा दुश्मन नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से वह भारत का दुश्मन नंबर 1 है। पाकिस्तान भी दुश्मन नंबर 1 है, ऐसा नहीं है, लेकिन चाइना से भारत को बहुत भयानक खतरा। पाकिस्तान की तो औकात ही नहीं कि भारत से वो टिक पाएगा भारत के सामने। हमने उसे कई बार परास्त किया है और आगे कई बार उसको मुंह धूल चटाएंगे। लेकिन हमारी समस्या चाइना है, क्योंकि चाइना कहीं न कहीं शक्ति में भी हमारे बराबर है, और लोगों का कहना मानिए तो चाइना भारत में शक्ति से ज्यादा है। हमें इन समस्याओं से उबरना पड़ेगा। पहले हम विश्लेषण कर लें, उपाय को भी देखा जाएगा, और हम इन चीजों को भी जरूर देख लेंगे कि भाई वे क्या कारण हैं जो आगे आने वाले दिनों में चाइना और भारत को नजदीक भी लाएंगे। वो एक इंटरनेशनल आप मजबूरी कह सकते हैं, जो भारत और चाइना को एक साथ आने के लिए मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले हम भारत चीन संबंध में विवादित मुद्दे को देख लें, और विवादित मुद्दे को जो हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है भारत और चीन संबंध में हम बहुत अच्छे समझ आएंगे। देखिए, एक चीज हम आपको बताएं, यहां के प्रधानमंत्री वहां गए, वहां के यहां आए, वाणिज्यिक दूतावास संबंध हुआ, दोनों के बीच ये समझौता, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
अगर ये बहुत बड़ी बात है तो ये सब होते हुए इतना दुश्मनी क्यों है भाई? अगर ये सब बहुत बड़ी बात है, दोनों के बीच आना जाना हो रहा है, दोनों में संघाई सहयोग संगठन में बैठ रहे हैं, मन में गंदगी रखे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है भाई? पहले इसको तो समझिए कि ऐसी क्यों बात है। संघाई सहयोग संगठन में आ रहे हैं, फोन पे बात हो रहा है, वार्ता हो रहा है, वाणिज्यिक संबंध बन रहे हैं, समझौता हो रहा है दोनों के बीच, फिर भी मन में दुश्मनी बनी हुई है। तो मेन चीज जानिए ना, बस खाली आप इधर उधर करंट के जान लीजिए, आपको लगता है कि आप भारत चीन संबंध समझ लिए। वही तो मैं यहां मुद्दा उठाना चाहता हूं आपके समझ। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि मैं यही मुद्दा आपको दिखाना चाहता हूं। हम लोगों को कोर सेक्टर पकड़ना है। अपने लेक्चर के तहत मैं वही भी चीजों को उठा रहा हूं जो कोर सेक्टर है। विक्रमादित्य आईएएस हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक आंदोलन है और हमारा प्रण है कि अगला टॉपर भारत हिंदी माध्यम से होगा, और अगर विद्यार्थियों का साथ रहा तो ऐसा करके दिखाएंगे। ये कोई दिवा स्वप्न नहीं है, ये तो आपका अधिकार है। ये दिवा स्वप्न कैसे हो सकता भाई? और कैसे किसी के द्वारा अगर ऐसा संकल्प लिया गया तो ये गलत कैसे हो सकता? अतिशयोक्ति कैसे, अतिवादी कैसे हो सकता है? इंग्लिश का परीक्षार्थी कह सकता है कि अगला टॉपर इंग्लिश से होगा, वो अतिवादी नहीं होगा। हिंदी का परीक्षार्थी कह देगा कि अगला टॉपर हिंदी माध्यम से होगा, वो अतिवादी लेक्चर हो। ऐसा क्यों होगा भाई? हिंदी भाषी तो देश है ये, यहां की सर्वाधिक जनसंख्या हिंदी बोलती है, और यहां हम कह देंगे अगला आईएएस टॉपर हिंदी से होगा तो अपराध हो जाएगा। वाह भाई, अपने ही देश में इंग्लिश के बारे में बोलो तो बड़ाई है, वाहवाही है, हिंदी के बारे में बोलो तो दंडनीय अपराध है। बहुत सारे ऐसे स्कूल भारत में हैं जहां इंग्लिश हिंदी बोलने पर दंड मिलता है। हमारे भी एक विद्यार्थी ने ऐसा कहा कि सर वहां अगर हिंदी बोल दें फाइन लग जाता है। हम कहे जाके बस अपने मॉनिटर से यह कह देना, शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो कि हिंदी भाषी इस देश में हिंदी बोलने पर फाइन लग रहा। इससे बड़ा शर्म, इससे बड़े लाज की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, यह कल्पनीय है। मॉनिटर शांत हो गया ये बात सुनकर। हमें उन समस्त चैलेंजेस को हिंदी माध्यम से भी तय करना पड़ेगा जो अंग्रेजी माध्यम का परीक्षार्थी लेने को तैयार रहता है। उस चैलेंजेस को हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जरूर पूरा करके रहेंगे। यही कारण है कि मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का कार्य कर रहा हूं। सिविल सेवा की तैयारी में मैं भी चाहूं तो शुरू से A to Z लेक्चर दे सकता हूं, जैसे बहुत लोगों का मौजूद है। मैं ही चाहूं चैप्टर वाइज पढ़ाकर अपना इतिश्री कर सकता हूं। मैं ये क्यों करूं भाई? ये तो हजारों लोग कर ही रहे हैं भारत में। मैं उन मुद्दों, उन विषयों को उठाना चाहता हूं जहां हिंदी माध्यम का विद्यार्थी कमजोर पड़ रहा है, जहां वो ये डंका बजा रहा कि मटेरियल नहीं है। तो कम से कम अपने 20 साल के अनुभव मैंने जो तैयारी किया, कम से कम वो तो आपको दूं जहां आप कमजोर, वहां हो सकता मैं कितना मजबूत पढ़ूंगा ये तो आप बताएं कमेंट के माध्यम से। लेकिन मैं वो चाह रहा हूं कि वो जो थोड़ी बहुत कमी है, अगर 1% भी दूर मैं करने में सक्षम हो रहा तो मैं सफल हूं। 1% भी अगर आपका दूर कर पाऊं, 100% तो कोई नहीं करना। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सब कुछ मैं ही कर दे, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं कि कुछ दूर हो आपकी समस्या। तो पहला जो समस्या है, विवादित मुद्दा भारत और चीन के बीच, वह है तिब्बत की समस्या। तिब्बत की समस्या। अब तिब्बत भारत और चीन के बीच कैसी समस्या हो गई, यह भी एक इतिहास का विषय है। देखिए, तिब्बत प्राचीन काल से एक बौद्ध धर्म का स्थल रहा है। दलाई लामा वहां के मुखिया रहे, यानी एक बौद्ध धर्म का मुखिया ही वहां का एक प्रकार से मुखिया हुआ करता था। चाइना में जो देखिए, चाइना में इसके पहले उतनी समस्या नहीं थी। जब चाइना में सामान्य शासन काल था तो उतनी समस्या नहीं थी, राजतंत्र का जमाना था, उतनी समस्या नहीं थी भारत से। लेकिन चाइना में समस्या तब से प्रारंभ हुआ जब 1949 में वहां कम्युनिज्म आया।
माओ से तुंग के नेतृत्व में 1949 में जब लाल सेना ने अपने समस्त विरोधियों को, लाखों करोड़ों की संख्या में, अपने समस्त विरोधियों का संहार करके जब चाइना की लाल सेना ने चाइना पर कब्जा कर लिया और वहां माओ से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना कर दी, बस वहीं से समस्या प्रारंभ हुई। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद जो चाइना में है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जो भारत में है, दोनों जड़ से दुश्मन है। एक जनता की इच्छा की बात करता है डेमोक्रेसी, और दूसरा जनता की इच्छा के दमन की बात करता है। एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की बात करता है, प्रतिनिध्यात्मक रिप्रेजेंटेटिव रूल की बात करता है, प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिध्यात्मक शासन की बात करता है लोकतंत्र, और कम्युनिज्म जो है वो तानाशाही की बात करता है, एक व्यक्ति की सत्ता की बात करता है। अब आप जरा हमें ऐसे बता दीजिए कि जब दोनों के प्रशासनिक विचारधारा में जड़ से विरोध है, जड़ से क्या है, विरोध है, तो उनमें आंतरिक मित्रता कैसे हो सकती है भाई, कैसे हो सकती है? जरा हमें आप ये बता दीजिए। 1962 में जब चाइना का आक्रमण भारत पर हुआ, मैं नाम यहां से नहीं लूंगा, तो कुछ कम्युनिस्ट देश या समाजवादी देश जो भारत के बहुत बड़े दोस्त थे, जैसे आप रसिया कह सकते हैं, भारत के बहुत बड़ा मित्र, आज भी मित्र है, लेकिन उस समय उसने भारत का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? जबकि भारत का वो प्रबल मित्र था, क्यों नहीं दे पाया? क्योंकि असल में जड़ से दोनों एक ही विचारधारा के पालक हैं। वहां भी समाजवादी था और यहां भी साम्यवादी था, दोनों कहीं कहीं आर्थिक सामाजिक विचारधारा दोनों की क्या थी, समान थी। भारत में लोकतंत्र था, तो रूस और चाइना की एक विचारधारा होने के कारण, शासन प्रणाली होने के कारण उसने साथ दे दिया, भारत का साथ नहीं दिया। भले ही वो चाइना का साथ न दिया हो, लेकिन उसने भारत का साथ नहीं दिया। भले बाद में 1971 में भारत रूस एक बहुत बड़ा समझौता हुआ, उस समय तो नहीं मिल पाया भारत को मदद ना रूस से, भले उसने चाइना के भी साथ नहीं दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन वो साथ नहीं दे पाया जो उसको देना चाहिए था। तो आप इंटरनेशनल रिलेशन को जब पढ़ रहे हो, तो भाई इंटरनेशनल रिलेशन का जब आप इतिहास नहीं समझोगे या कहिए पृष्ठभूमि नहीं समझोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन नहीं समझ पाओगे। यही तो बात है। इंटरनेशनल रिलेशन जब लड़का पढ़ने जाता, मैंने देखा है, तो करंट की किताब उठा लेगा और वो केवल करंट पढ़ता चला जाएगा। वो समझेगा बस करो, भारत और चीन के बीच जो वर्तमान संबंध है यही तो असली जड़ है। अरे ये जड़ नहीं है भाई, ये तो आप पत्ती को ढूंढ रहे हैं, जड़ तो बीच नीचे है, जो ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ जड़ तो जान लीजिए भाई। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि यूं तो भारत और चीन के बीच संबंध ऊंचाइयों को छू रहे हैं, फिर भी बैर पृष्ठभूमि में छिपा हुआ है, फिर भी दोनों के बीच जो बैर है, बैर के कारण है या दुश्मनी का कारण है, वो दोनों के पृष्ठभूमि में छिपा हुआ है, दोनों के संबंधों के पृष्ठभूमि में छिपा हुआ है। यही बताना पड़ेगा आपको कि भले आगे चले जा रहे हैं, भले वो अभी कुछ दिन पहले एक ऐसी स्थिति थी कि चीन जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था, अमेरिका को हटाकर। अब तो खैर पीछे हो गया। फिर आप जरा बताइए। तो ऐसे प्रश्नों में पता चला, आप ऊपरी ऊपरी पढ़ते चले गए। इसमें आपको दोनों बताना, करंट के भी बताने और पृष्ठभूमि बताना पड़ेगा। जो समस्या मैं आपको बता रहा हूं, तिब्बत की समस्या वही थी। देखिए, हमारा काम है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, वो बना रहा हूं मैं। तो 1900 अब हुआ क्या, तिब्बत की समस्या अराइज कैसे हुई? जब 1949 में आया, वहां पर क्या कहते हैं, चाइना में
चाइना में जब कम्युनिज्म आया, माओ से तुंग का कहना था सत्ता बंदूक के नाल से निकलती है, सत्ता बंदूक के नाल से निकलती है कहने वाले माओ से तुंग ने वास्तव में बंदूक के बल पर ही पूरे चाइना के पूरे साम्राज्य को स्थापित किया। और यही नहीं, अपने अगल बगल के एशिया के जितने देश थे सबके ओर अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया, सबके ओर। इसीलिए चाइना का कोई ऐसा पड़ोसी नहीं जिससे उसका सीमा विवाद ना हो, सबसे सीमा विवाद है। एशिया का ड्रैगन चाइना ने 1959 में 1959 में तिब्बत पर अटैक कर दिया, तिब्बत पर अटैक कर दिया कि भाई तिब्बत जो है वास्तव में हमारे भूमि है और ये चीन का ही अंग है, और उस पर अधिकार कर लिया। दलाई लामा अपने लाओ लश्कर के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, अपने समर्थकों के साथ भागकर भारत पहुंचे और भारत ने उनको मानवता के आधार पर शरण दे दिया। और हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला है वही आज उनका मुख्य प्रशासनिक उनकी भूमि है जहां वो रहते हैं, दलाई लामा। अब चाइना को ये लगा, सबको लगेगा, चाइना को ये लगा कि ये तो हमारे दुश्मन का साथ दे रहे हैं और दलाई लामा के साथ मिलकर षड्यंत्र बो रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। बस यहीं से चाइना और भारत का संबंध जो 1954 में पंचशील समझौते तक पहुंचा था, 1959 में दलाई लामा के आते ही बिगड़ता चला गया और बहुत बिगड़ गया, और जिसका परिणाम 1962 में भारत को चाइना के अटैक के रूप में देखना। ये कथा है पूरा भारत और चाइना के बीच संबंध का, जो अगर विद्यार्थी ध्यान से नहीं पढ़ेगा, पढ़ने में बरसों लग जाएंगे उसको। इस लेक्चर के माध्यम से मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट अपने पास रखिए। जब आप कॉन्सेप्ट अपने पास रखेंगे तो देखिएगा एग्जाम में बड़ा सरल हो जाएगा, आपको एग्जाम हल करना बहुत सरल हो जाएगा। तो भारत और चाइना के बीच जो पहला मुद्दा है वो तिब्बत की समस्या है। दूसरा है भारत और चीन के बीच दूसरा जो समस्या है वो है सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच जो समस्या का दूसरा कारण है वो है सीमा विवाद। अब सीमा विवाद क्यों है भाई? देखिए, सीमा विवाद पश्चिम में भी है और पूरब में भी है। पूरब का जो उसका सीमा विवाद है वो मैकमोहन रेखा के पास है, क्योंकि चाइना कहा था मैकमोहन रेखा को हमने मानते हैं अंग्रेजों काल में स्थापित किया गया पूरब की ओर, और मैकमोहन रेखा जो है चाइना कहता कि वो मैकमोहन रेखा जो है वो अंग्रेजों के समय स्थापित किया, मैं इसको नहीं मानूंगा। तो पूरब में है, इसीलिए किसी जमाने में वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अंग मानता ही नहीं था। हालांकि सिक्किम को मान गया है, अरुणाचल प्रदेश में अभी भी विवाद है। तो सीमा विवाद आपने यहां देख लिया। दूसरा, पश्चिम में लद्दाख का बहुत सारा क्षेत्र पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, वहां से विवाद पैदा हो गया। अब लद्दाख पश्चिम में पश्चिम में लद्दाख पर सीमा विवाद है, और इसी सीमा विवाद को लेकर ही आप देखिए 1962 में युद्ध हो गया। हालांकि सिक्किम को तो उसने मान लिया, लेकिन वो अरुणाचल प्रदेश को मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा देखिए, एक बात और है इसमें जानने वाली है कि दोनों के बीच बहुत हद तक जो तिब्बत का मामला है और दलाई लामा का भारत में आ जाना, वो भी चीन को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। हालांकि मेन कारण तो मैंने बता दिया कि कम्युनिज्म और लोकतंत्र दोनों में जड़ से अंतर है, तो दोनों कभी पक्के मित्र जड़ से तो हो ही नहीं सकते। ये सब तो एक सहायक कारण है, असली कारण विचारधारा का है। असली कारण शासन प्रणाली को प्राप्त करने के तरीके पर है। एक सत्ता बंदूक के नाल पर पा रहा है, दूसरा सत्ता चुनाव के माध्यम से प्राप्त कर रहा है। कैसे दोनों मित्र हो जाएंगे भाई? तालिबान एक आतंकवादी देश है, कितना भी वो लोकतंत्र का ढोंग कर ले, कितना भी शासन प्रणाली चलाने का वो ढोंग कर ले, लेकिन असल में है तो आतंकवादी।
है तो शेर के खाल में भेड़िया, रंगा सियार है, रंगा सियार है। जैसे पानी में गिरेगा सारा रंग उतर जाएगा और सियार के रूप में दिख जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप जड़ जो उन दोनों के बीच है, भारत और चाइना के बीच, ये दुश्मनी का बहुत बड़ा कारण है। अगर आप लोग यही समझते कि ऊपरी चीजें जो चल रही वही दुश्मनी का, ये दुश्मनी कारण नहीं है। दुश्मनी कारण यही है भाई। अगर आप एग्जाम में जब आप लिखने चलते हैं सहायक, आप लोग ऊपरी कारण गिनाते हैं। एग्जामिनर कुछ नया भी तो चाहता है भाई। एग्जामिनर ये चाहता है कि भैया आप लकीर के फकीर मत बनो भाई। ईश्वर ने आपको भी बुद्धि दे रखी, कुछ अपने भी सोच लो। नया चाह रहा है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों से, तो अब नया चाह ही रहा। बिल्कुल आप एग्जामिनर को मजबूर करो कि बिना नंबर दिए जाने नहीं देंगे तुमको। आप एग्जामिनर को मजबूर करो ना भाई। भले तुम अंग्रेजी माध्यम का चश्मा पहनो, हिंदी माध्यम को नंबर देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। वो कब होगा? जब हिंदी माध्यम का विद्यार्थी विषयों पर नए रूप से रिसर्च प्रारंभ करेगा। और वो चीज केवल विद्यार्थी नहीं करेगा बल्कि उसको पढ़ाने वाला शिक्षक भी करेगा। वही तो मार्ग दिखाएगा। लेकिन अब पढ़ाई में अनुसंधान कहां रह गया है? अब पढ़ाई में अनुसंधान कहां है? पढ़ाई तो बिजनेस हो गया, कोचिंग। अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुटाकर रटा रटाए माल उपलब्ध करा देना, ये आज कोचिंग है। और यही कारण है, देखिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को नयापन लाना पड़ेगा, नई चीजों को शामिल करना पड़ेगा, या नई चीजों को नए तरीके से लिखना पड़ेगा। तो भारत और चीन के बीच दूसरा ये समस्या हो गया। आप लोग विश्लेषण करते रहिए, नई नई चीजें ढूंढते रहिए, और उत्तर को आप इंग्लिश माध्यम से अलग दिखाइए। हिंदी माध्यम में अभिव्यक्ति की बहुत क्षमता है और अंग्रेजी से बहुत ज्यादा है। तिब्बत की समस्या, दूसरा है सीमा विवाद, जो आपको मैंने बताया। एक पूरब में जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन लाइन है, और पश्चिम में लद्दाख, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पूर्व में तो आपने देख लिया मैकमोहन रेखा, उत्तर पश्चिम में लद्दाख है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है चीन का पाकिस्तान प्रेम। चीन का पाकिस्तान प्रेम भाई ऐसा है, चीन भी दोगला, पाकिस्तान तो भाई जड़ से दोगला। तो जब दोनों दोगले हैं और दोनों भारत से दुश्मनी रखते हैं, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। इसी सिद्धांत पे चीन और पाकिस्तान एक दूसरे की ओर पेंग बढ़ा रहे हैं। हालांकि चाइना की नजर में पाकिस्तान का औकात एक कुत्ते से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान की जो औकात है चाइना की नजर में, पाकिस्तान बहुत ही गिरे स्तर का है। सुनिए, पाकिस्तान दिखाता, चाइना दिखाता है कि भाई पाकिस्तान से प्रेम करते हैं। पाकिस्तान अपने आप को दुनिया के मुसलमानों का पैरोकार मानता है, और चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ इतना भयानक स्थिति वो कर रहा है, मार मार के मस्जिद तोड़ रहा, मार मार के लोगों को दाढ़ी और वो कटवा रहा है, नमाज पढ़ना बंद करवा रहा है। ये पाकिस्तान अंधा है क्या? उसको ये नहीं दिख रहा है? जो इस्लाम से प्रेम करेगा वो इतना कष्ट देगा उइगर मुसलमानों को? अब बताइए, यानी पाकिस्तान जो है वो देख के अंधा बन रहा है, अंधे बनने का ढोंग कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो उन्हीं के भाई बंधुओं के भयानक रूप से वो कष्ट दे रहा है चाइना, और पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है। तो भैया मक्कार लोगों के दोस्त भी मक्कार ही होते हैं। बात हमेशा ये सत्य है।
अच्छा आदमी अच्छा से दोस्ती करेगा। अब गजेड़ी भगेड़ी रास्ते में निकल जाएंगे तो कोई बहुत एक विद्वान व्यक्ति के बारे में थोड़ी बात करेंगे, गजेड़िए भगेड़ी ढूंढेंगे ना। वो बल्कि वो बात छोड़िए, वो खोज भी लेंगे उनको। तो अब पाकिस्तान अगर मित्र ढूंढने निकलेगा तो चीनक पाएगा ना भाई, चीन निकलेगा तो पाकिस्तानक पाएगा। और उन्हीं जैसे दोस्तों को और पढ़ा करेगा, अपनी जमात बना लेगा, अपना संगठन बना लेगा और मिल। तो इन लोगों को यह नहीं मालूम कि भाई इनके पुरखे भारत को नहीं हिला पाए, इनके पुरखे नहीं भारत को हिला पाए तो आज क्या हिला पाएंगे। मूर्ख हैं, उसी अंधेरे में जी रहे हैं, उनको लग रहा कि वो भारत को परेशान कर पाएंगे, हालांकि ये उनकी मूर्खता है। तो चीन का पाकिस्तान प्रेम। चौथा, पूर्वोत्तर का अलगाववाद, पूर्वोत्तर के अलगाववादी विद्रोह को चाइना का समर्थन। पूर्वोत्तर के अलगाववादी विद्रोह को चाइना का समर्थन, चीन का समर्थन। अब भाई जो हमारा दुश्मन है वो तो चाहेगा कि भारत के खंड खंड हो जाए। अब खंड खंड हो जाए इसीलिए वो ऐसे कार्य करता है कि भारत परेशान हो। तो पूर्वोत्तर के कुछ ऐसे राज्य हैं, चाहे आप उल्फा उग्रवादी कह लीजिए, चाहे बोडो, बहुत सारे ऐसे उग्रवादी संगठन हैं जो पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववादी आंदोलन चला रहे हैं। बहुत ऐसे आतंकवादी संगठन हैं। चाइना उनको हवा दे रहा है, चाइना उनको धन पूंजी संपदा उपलब्ध करा रहा है और ये भी भारत से संबंध को बिगाड़ रहा है। भाई वो तो चाइना चाह रहा है कि वो किसी प्रकार से भारत कमजोर हो, और भारत को कमजोर करने के लिए जितने उसके पास साधन वो कर रहा है। पूर्वोत्तर का अलगाववादी आंदोलन ना कर सकते हैं, पूर्वोत्तर का अलगाववादी जो विद्रोह है वो उसे लग रहा है कि हमारे लिए अवसर है और उस अवसर का वो फायदा उठा रहा है। इसके अलावा चीन डंपिंग कर रहा है। डंपिंग का मतलब क्या हुआ कि भारतीय बाजारों में अपने वस्तुओं की कम कीमत लाकर बेच रहा है, और आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर बहुत ज्यादा दाम गिराकर बेचेंगे तो वहां का, उस देश का स्थानीय मार्केट तो बर्बाद हो जाएगा ना। ये डंपिंग है। और आप देखिए चाइना के माल भले ही रिलायबल ना हो, विश्वसनीय ना हो, लेकिन सस्ते में बिकते, सब लोग ले लेते हैं उसको। और सस्ते में बिकने के कारण उसकी मांग बहुत ज्यादा है और भारतीय बाजार को, भारतीय उद्योग को बैठा के रख दिया है। अभी दीपावली आ रहा है, दीपावली में दिए चाइना के जलेंगे, रक्षाबंधन में रक्षाबंधन चाइना के बंधेंगे, झालर आपको चारों ओर चाइना का दिखेगा। चाइना के अर्थव्यवस्था को हम ही ना मजबूत कर रहे हैं भाई, हम ही आप तो मजबूत कर रहे हैं इसमें। चाइना अगर मजबूत हो रहा है तो हम ही आपके खरीदारी से मजबूत हो रहा हो। चाइना अब तक भारत से पुनः भी विद्रोह कर सकता, पुनः युद्ध कर सकता था, लेकिन चाइना को भारत एक सबसे बड़ा, देखिए व्यापारी कभी भी अपना कुछ भी नुकसान कर सकता है, अपना व्यापारिक संबंध नहीं खराब, जहां से उसको लाभ होना वो नहीं खराब करेगा। अगर थोड़ी बहुत मित्रता बना के रख रहा है चाइना, उसके पीछे भी ये बहुत बड़ा कारण है कि कोई व्यापारी अपने ग्राहक को नहीं डिस्टर्ब करता है। भारत बहुत बड़ा ग्राहक है उसका। अगर भारत हट जाए तो डंपिंग एक बहुत बड़ा मामला है चाइना और भारत के बीच संबंध को खराब करने का, जो चाइना कर रहा है। इसके अलावा भारत के परमाणु कार्यक्रम को भी चाइना शंका की दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत परमाणु शक्ति हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो चाइना के विरोध में ही जाएगा। अभी भाई देखिए, चोर के दाढ़ी में तिनका। अब चूंकि वो चोर दुष्ट प्रकृति का है, मक्कार प्रकृति का है, तो भारत को तो हर बात में वो शंका की दृष्टि से देखेगा, देख रहा है। यही कार्य यहां हो रहा है। इसके अलावा चीन की जो हिंद महासागर में बढ़ती सक्रियता है और
भारत के चारों ओर वो एक नई नीति चला रहा है, भारत को चारों ओर से घेरने के लिए, जिसको बोलते हैं मोतियों की लड़ी की नीति। जैसे मोतियां की लड़ी चारों ओर से घेरती रहती हैं, हार चारों ओर माला, वैसे माला की ओर से भारत को जीता, चाहे वो श्रीलंका, चाहे वो म्यांमार का कोको द्वीप हो, चाहे वो मालदीव, चारों ओर वो अपने सैन्य अड्डा स्थापित करके या व्यापारिक स्थल या बंदरगाह स्थापित कर रहा है हर देश में, और भारत को चारों ओर से घेर रहा है। तो चाइना को भारत के चारों ओर मोतियों की जो लड़ी की नीति चला रहा है, वो भी भारत और चाइना के संबंध को खराब करने का कार्य कर रहा है। और यही नहीं, भारत के मन में भी कहीं ना कहीं ये शंका पैदा कर रहा है कि अगर किसी जमाने में युद्ध हुआ तो ये तो बहुत नजदीक आकर हमारे पर अटैक कर देगा। तो भारत के लिए भी एक शंका और भय बना ही रह रहा है। अभी देखिए, चाहे डोकलाम विवाद हुआ, चाहे गलवान घाटी में संघर्ष हुआ, आखिर ये विवाद सब जड़ वहीं से जो मैं आपको बता रहा हूं, कहीं आज से नहीं है। जो पृष्ठभूमि है वही आज परिणाम पैदा कर रहा है। पृष्ठभूमि वो है, परिणाम आज है, और आगे कितना होगा ये तो समय के गर्त में है, ये भविष्य के गर्त में है, ये तो भविष्य के गर्त में है भाई कि आगे क्या होगा। लेकिन पृष्ठभूमि वही है जो मैं आपको बता रहा हूं, और जो नए नए कुछ होते जा रहे हैं वो तो तत्कालिक पृष्ठभूमि है। 1857 का संग्राम हुआ, तत्कालिक चिंगारी तो चर्बी वाला कारतूस था ना भैया, लेकिन उसका बारूद तो पहले से तैयार हो रहा था ना, जो वर्षों से, जब अंग्रेज भारत में शासन स्थापित किए तब से चल रहा था। अब आप कहने पे चर्बी वाले कारतूसवा से ही तुरंत आंदोलन, ये कौन सी बात है? तो ये तो तत्कालिक कारण, तो मूर्खतापूर्ण शब्द है कि उसी दिन हो गया। वो तो एक तत्कालिक कारण था, लेकिन बारूद तो बहुत पहले से तैयार हो रहा था। उसने तो चिंगारी काम किया, आग लगाने का काम किया। इसके अलावा चाइना की शक्ति भारत की शक्ति बढ़ती चली जा रही है। चाइना उसको शंका के दृष्टि से देख रहा है कि भाई अमेरिका उसको एक शक्ति संतुलक के रूप में भारत को बढ़ा रहा है, कि अगर भारत को एशिया में बढ़ा देंगे तो चाइना को नियंत्रित करके रखेगा। इसको भी चाइना एक उस दृष्टि से देख रहा है, शंका के दृष्टि से देख रहा है। चाइना बहुध्रुवीय विश्व की बात करता है। भाई इस समय विश्व एक ध्रुवी टाइप का हो गया था, अमेरिका की ओर टेंड था। अब आपको ध्रुवों को भी जानना है, दक्षिण दक्षिण संयोग, उत्तर दक्षिण सहयोग, बहुध्रुवी, एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, शीत युद्ध। देखिए ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी है इंटरनेशनल, ये आपको जानना पड़ेगा। हालांकि मैं समय समय पर सारे चीजों पे आपको लेक्चर दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब भी पढ़ें तो इन चीजों को समझे। आपको यहीं से कॉन्सेप्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन कोई बहुत कठिन चीज थोड़ा है। मैंने देखा बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े पढ़ाने वाला, अरे भाई ऐसा नहीं है। आप बहुत आसानी से उसको पढ़ सकते, लेकिन आप कॉन्सेप्ट तो पहले समझ ले भाई। कोई बहुत बड़ी बात नहीं इंटरनेशनल, आप पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ें और उसका नोट्स बनावें, और आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत आसानी से खुद उसको एग्जाम में कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात हो। लेकिन प्रवृत्ति जान, मैं बार बार कहा, प्रवृत्ति और पृष्ठभूमि पहले जानिए आप। अगर आप पृष्ठभूमि नहीं जानेंगे, प्रवृत्ति नहीं जानेंगे, अब आपको अमेरिका पूरे दुनिया में सबसे स्वार्थी दिख रहा होगा। अगर प्रथम विश्व युद्ध में अगर दुश्मन देश और मित्र देश, पक्ष और विपक्ष दोनों हथियार चला रहे हैं, तो अमेरिका का हथियार चल रहा है, अमेरिका के अस्त्र शस्त्र चल रहे हैं। आज के जमाने में अगर आतंकवादी किसी देश के विरुद्ध विद्रोह कर रहा है, तो आतंकवाद के विरुद्ध जो अस्त्र आ रहा है, माने सेना का, वो भी अमेरिका दे रहा है, और आतंकवादी भी अमेरिका का अस्त्र प्रयोग कर रहा है। यानी अमेरिका दोनों को बेच रहा है और अपने आप को लोकतंत्र कह रहा है। तो क्या कहने का मतलब हुआ? दोनों ओर से खा रहा है, दोगले के रूप में। भाई एक दोहरे देश के रूप में दोनों से ओर से खा रहा है। इतना स्वार्थी कोई कैसे हो सकता है? तो आप जब अमेरिका की पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, अमेरिका का स्थापना कैसे हुआ एक नई दुनिया के रूप में,
तो आपको दिख जाएगा। मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन और अमेरिका का निर्माण आधुनिक। तो जब आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा भाई ये वास्तव में ऐसे क्यों है। इंटरनेशनल रिलेशन जानने के लिए आपको पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा, तभी आप इंटरनेशनल रिलेशन बहुत आराम से समझ पाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बच्चे बस वही करंट की ओर, मतलब आज के जमाने में पढ़ाई मैं देख रहा हूं कुछ ऐसा हो गया है, लोगों को लग रहा है कि सब चीज एक बनावटी मॉडल है। कुछ टॉपर्स का आप इंटरव्यू सुन लेते, बस आपको लगता है बस करो। यही तो सफलता का सूत्र है। मैं अपने इस क्लास के माध्यम से आपको कुछ सफलता के सूत्र भी बताऊंगा। मैं असफल हो गया लेकिन आपको सफल बनाने का प्रयत्न करूंगा। एक असफल व्यक्ति आपको उन जरूर वास्तव को दिखा सकता है जो आपके सफलता का कारण बने। आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि भाई सफल व्यक्ति सफल को सफल बनाता है, तो भाई ऐसा कहां है। भारत में सबसे ज्यादा अगर विद्यार्थी आईएएस अधिकारी बने होंगे तो असफल लोगों के माध्यम से ही बने होंगे, क्योंकि भारत के ज्यादातर कोचिंगों में वही लोग पढ़ा रहे हैं। एक पेन, एक कॉपी और एक परीक्षा किसी व्यक्ति की योग्यता का प्रमाण नहीं होता है। किसी व्यक्ति के परिश्रम, किसी व्यक्ति के अनुभव का वो परिणाम नहीं, वो मूल्यांकन नहीं कर सकता। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए या योग्यता के निर्माण के लिए परिश्रम की आवश्यकता है, लगन की आवश्यकता है, समर्पण की आवश्यकता है, श्रद्धा की आवश्यकता है और ना झुकने वाली जिद्द की आवश्यकता है। और यही आपकी योग्यता का निर्माण करता है। एक परीक्षा, एक टेस्ट, एक एग्जाम और वहां बैठा हुआ कि एग्जामिनर आपकी योग्यता का निर्णायक नहीं हो सकता। बहुत योग्य लोग असफल हो जाते हैं। वहां का थर्ड डिवीजन यहां ये टॉप कर जाता है, वहां का टॉपर यहां प्री नहीं निकाल पाता है। यही योग्यता। अगर कुछ पेन कॉपी पन्ना लिखा योग्यता का निर्धारण करता तो थर्ड डिवीजन यहां टॉप कैसे कर देता भाई, क्योंकि आपके अनुसार से वो अयोग्य हो गया। और वहां का टॉपर यहां सफल कैसे हो जाता, क्योंकि आपके अनुसार से तो योग्य है, क्योंकि वो भी तो परीक्षा में टॉप करके आया था। यही सब मूल्यांकन आजकल गलत हो रहा है और जितने रिजल्ट खराब आ रहा है उसके भी कारण यही। आपको मार्गदर्शक के अंदर रिजल्ट नहीं देखना है, उसके समर्पण को देखना है, उसके ज्ञान को देखना है। आपके समस्या को जो दूर करा दे वो सबसे बड़ा शिक्षक है, सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। और लाख ज्ञान रख के आपकी समस्या को दूर नहीं कर पड़ा तो बेकार है। कहने का मतलब आपके लिए बेकार है। आपके समस्या को दूर करे वो ना आपका सहयोगी है। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हिसाब कोई मतलब है क्या भाई। तो चीन को लगता है कि अमेरिका भारत के विरुद्ध एक शक्ति संतुलक के रूप में स्थापित कर रहा है और यही कारण है कि वह भारत के इस परमाणु विकास को भी शंका की दृष्टि से देख रहा है। इसके अलावा चीन भारत के चारों ओर, जो चाहे वो लद्दाख का एरिया हो चाहे अन्य एरिया हो, सड़कों का निर्माण कर रहा है। उसे भी भारत एक शंका की दृष्टि से देगा और निर्माण कर चुका है बहुत हद तक, और भारत के निकटतम तक युद्ध के समय पहुंच सकता है। यह भी एक विवादित मुद्दा है। तो इस प्रकार से आपने देखा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो चाइना और भारत के बीच दुश्मनी का कारण बन रहे हैं। और यही दुश्मनी समय समय पर आपको, चाहे वो गलवान घाटी हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे 1962 का भारत चीन युद्ध हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन में बड़े बड़े संस्थाओं में हो, हर जगह ये दिखता है। इसी सब कारणों से यही पृष्ठभूमि है।
हालांकि अब विश्व में ये हो रहा है कि भाई देखिए, भारत और चीन दोनों विकासशील देशों के प्रतिनिधि हैं और विकसित देशों से लड़ना है तो एक साथ आना पड़ेगा। दक्षिण दक्षिण सहयोग यानी विकासशील देशों के बीच सहयोग होगा, तभी वो उत्तर दक्षिण सहयोग यानी विकसित और विकासशील देशों के बीच जो संवाद है उसको संतुलित कर पाएंगे। चाइना अगर भारत मिलकर काम करेंगे तभी वो विकसित देशों का जवाब दे पाएंगे, तब भी दोनों को बीच आना है। दोनों ऊर्जा की समस्या से जूझ रहे हैं, दोनों आतंकवाद से जूझ रहे हैं। एक चीन का सिक्यांग प्रांत, भारत में आप देख रहे हैं कश्मीर का इलाका या बहुत सारे इलाके, तब भी दोनों को एक साथ आना है। चीन के लोग भारत को बड़ा बाजार देख रहे हैं, भारत के लोग चीन को बड़ा व्यापार देख रहे हैं, तब भी दोनों को साथ आना है। भारत सॉफ्टवेयर में आगे है, चीन हार्डवेयर में आगे है, दोनों का सहयोग होकर ये कंप्यूटर बनेगा, तब भी दोनों को साथ आना है। ये तो मैं उन कारणों को बता रहा हूं, उन आधारों को बता रहा हूं जिसकी वजह से दोनों को साथ आना मजबूरी है। और यही देखिए ना, दोनों को एक साथ लाते हुए रहा था। मन में भले बैर है, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम जो चाइना के आ रहा है वो इन्हीं मजबूरियों का रहा जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बगल में छुरी क्यों है? पृष्ठभूमि के कारण। बगल में छुरी क्यों है? पृष्ठभूमि कारण जो मैंने बताया दुश्मन का। तो आज मैंने आपको चाइना और भारत के संबंध में विशेष कारणों को बताया, यह भी बताया कि आगे क्यों संबंध बनना चाहिए। एक नए लेक्चर में और चीजें जो बची हुई हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि समय समय पर लेक्चर्स देकर आपको इस YouTube के माध्यम से आप तक अपनी बातें पहुंचाऊं और आपका जो सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को पढ़ने को सब पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट बनाना तो हिंदी अंग्रेजी सब कर सकते हैं, लेकिन अब हिंदी माध्यम के लिए एक आंदोलन के रूप में हमारा यही प्रयत्न रहता है कि समय समय पर आपको विशेष ज्ञान से जरूर परिचित कराऊं, और वो हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि नाम ही है विक्रमादित्य IAS हिंदी माध्यम के लिए एक आंदोलन। और मैं आपको इस आंदोलन चला के ये भी बता दूं कि हम लोग GS फाउंडेशन बैच भी चला रहे हैं, जो एक बैच जो सुबह चलता है। जो विद्यार्थी चाहें तो वो एडमिशन ले सकते हैं। बहुत न्यूनतम शुल्क पर इसको चलाया जा रहा है, मंथली पर, और हर व्यक्ति, हिंदी माध्यम का व्यक्ति निश्चय ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ठीक है, एक नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।